नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक मॉक टेस्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पूरे 100 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे, जीएस उत्तराखंड, पूरा एक प्रॉपर जो आपका सामान्य परीक्षा का जो पेपर बनता है उसी तरह इसे बनाने का प्रयास किया गया है। इसकी पीडीएफ आज ही सुबह मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया था। उम्मीद है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया होगा। आप सभी कमेंट करके अपना स्कोर हमें जरूर बताएं। जिन फ्रेंड्स ने इसको सॉल्व नहीं किया है वो हमारे साथ साथ इसको सॉल्व करते हुए चले और वीडियो के एंड पे अपना स्कोर जरूर बताएं कि इस मॉक टेस्ट में आपका टोटल स्कोर यहां पर कितना रहा। कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो हर दूसरे शनिवार को इसी प्रकार हम एक मॉक टेस्ट यहां पर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अलंकार आप सभी ने पढ़े हैं। अलंकार के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार और एक होते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 5 होते हैं प्रमुख तौर पर, जिसमें से एक आपका श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, जबकि जो रूपक अलंकार होता है यह एक प्रकार का अर्थ अलंकार होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज गियर्सन द्वारा गढ़वाली बोली को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली बोली का विभाजन किया। क्वेश्चन बनेगा किसने किया, तो गियर्सन ने किया और इसने गढ़वाली बोली को 8 बोलियों में या 8 भागों में बांटा था। कौन कौन से 8 भाग इसने बताए थे गढ़वाली बोली के? एक है श्रीनगरी बोली, एक है नागपुरिया बोली, एक है दसौलिया बोली, इसके अलावा बढ़ानी, राठी, मंझ कुमैया, सलाणी और टिहरियाली। इन 8 भागों में बांटा है गियर्सन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ण और उच्चारण के स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। एक तरफ आपको वर्ण दिया है, दूसरी तरफ उनका उच्चारण स्थल दिया है, तो कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है इसको लेकर के भी सवाल बनता है। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में आप फंसे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो या जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएं, उसको जाकर के दोबारा से जरूर रिवाइज करें, उस टॉपिक को अपने तैयार करें। जैसे उच्चारण और स्थान वाला है, चलिए इनको देखते हैं। ह की बात करते हैं। ज्यादातर यहां पर आपको ऊष्म व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। ह हो गया, शा हो गया और ये वाला शा हो गया। जो हमारे ये वाले 4 वर्ण होते हैं, शा हो गया, षटकोण वाली शा, ये ह और ये शा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इन सभी को एक वर्ग में रखा जरूर जाता है। ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं, यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, लेकिन इन चारों का जो उच्चारण होता है वो अलग अलग जगहों से होता है। जो ये वाला शा है यह तालव्य से बोला जाता है, षटकोण वाली शा को मूर्धन्य से बोला जाता है, जो हा है हमारा इसे कंठ से बोला जाता है और इस वाली शा को दंत से बोला जाता है। तो ये इसका सही क्रम है जो जहां से बोला जाता है। तो देखिए, हा को कंठ से बोला है, सही है। शा को तालव्य से बोला है, सही है। और इस शा को होष्ठ से बोला गया है, जो कि गलत हो जाएगा, ये दंत से आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो ठ यहां पर दिया है कचट तप और KTM 2 के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं। आपको सिर्फ इतना एक तरफ लिख लेना है KTM 2 और दूसरी तरफ उन 5 वर्गों को लिख लेना है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पवर्ग, कचट तप। तो जो जिसके सामने है उसका उच्चारण वहां से होता है। टा जो आपका ये ठ है वो टा वर्ग में आएगा, यानी ये मूर्धन्य से बोला जाता है। तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, यानी एक ही ध्वनि, पहले एक वर्ण पूरा आया और फिर आधा आया, उसे कहा जाता है ध्वनि का द्वित्व होना और उसको कहा जाता है युग्मक ध्वनियां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। युग्मक ध्वनियों को ही द्वित्व ध्वनि कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा। जैसे अगर हम प्रसन्नता को लिखते हैं तो यहां पर इस प्रकार से, इसको ध्यान रखेंगे, हम लिखते हैं अक्षुण, तो अक्षुण भी इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सब किस प्रकार के उदाहरण हैं, युग्मक ध्वनियों के। नेक्स्ट है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। देखिए, विशेषण का लिंग किसके अनुसार डिसाइड होता है ये आपने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। विशेषण का जो लिंग होता है यह विशेषक के अनुसार होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
देखिए ये सभी क्वेश्चन हिंदी के आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जब हमने विशेषण को पढ़ा था, विशेषण की डिटेल क्लास हम कर चुके हैं, उसमें हमने दो चीजों को देखा था, विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो गुण बताए गए हैं और जिसके गुण बताए जाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, जो आमतौर पर संज्ञा या सर्वनाम होती है। तो जो विशेषण है वो किसके आधार पर तय होता है? विशेष्य के आधार पर, यानी संज्ञा सर्वनाम के आधार पर। जैसे हम कहते हैं राहुल अच्छा आदमी है, यहां पर अच्छा लिखा गया है, ये विशेषण है क्योंकि ये गुण बता रहा है किसका? राहुल का। अगर हम यहां पर कह दें रानी अच्छी है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये जो अच्छा था ये इसके अकॉर्डिंग चला और अब ये इसके अकॉर्डिंग चला, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी बिना सोचे समझे, बिना छोटे बड़े को देखे, बिना कोई चीज सोचे आप तुरंत बातों को कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं, स्पष्टता से कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा ही कह रहे हैं अनावश्यक तौर पर। इसको कहते हैं जुबान पर लगाम ना होना। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस कुमाऊनी बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है? तो कौन सी कुमाऊनी बोली है जिस पर नेपाली भाषा का अधिक प्रभाव है? तो यह होती है अस्कोटी बोली। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। इसके अलावा एक और है कुमाऊनी बोली, यह है जौहारी। इसके ऊपर हमें तिब्बती भाषा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? यह हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा गया था, अगम और आगम। देखिए अगम का मतलब होता है जहां पर जाया ना जा सके, जो दुर्लभ होता है, तो वहां हो गया आपका पहले का आंसर दुर्लभ। और आगम का मतलब होता है आना या उत्पत्ति, या शास्त्रों के लिए भी कहा गया है आगम। जैसा आप जानते हैं जो जैन धर्म के धर्म ग्रंथ होते हैं उनके सारे, उन सबको क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। तो आगम मतलब आना या जिसकी उत्पत्ति हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही बैठेगा। यहां पर आपने ए को नहीं करना है क्योंकि पहले अगम है, तो पहले आपने अगम का बताना है, यानी जो अगम्य है, जहां पर जाया नहीं जा सकता, जो दुर्लभ है। और आगम का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना, उत्पत्ति, वहां पर इसका अर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, खान पीन ठीके भाण धून झिके लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी खाना पीना ठीक है, लेकिन भाने झूने, जो भांडे होते हैं, बर्तन होते हैं, वो जमकर धोने पड़ते हैं। यानी कि खाना पीना कम है और बर्तन ज्यादा धोने पड़ते हैं। सीधा सीधा मतलब होता है लाभ कम और मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर, हिंदी में हम किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं? देवनागरी लिपि का। तो इसके स्थान पर रोमन लिपि की सुझाव या इसकी सिफारिश किसने करी थी? यह सिफारिश सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई अगर पूछी जाती है तो वो वर्ण होती है। ठीक है, यहां पर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी है, यानी सबसे छोटी सार्थक इकाई भाषा की, वो शब्द को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और एक पेपर में पूछा गया था भाषा की पूर्णतम इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की जो पूर्णतम इकाई होती है उसे वाक्य को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी को लेकर के भी सवाल बनता रहता है। इनमें से आपका शुद्ध हो जाएगा अभ्यस्त। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो जो रचना है ग्राम, यह किसकी रचना है? यह एक कहानी है। कई बार विधि पूछ लेता है कि किस विधि की रचना है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, और ये किसका है? यह जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, छाम खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छाम खाने का अर्थ होता है अचेत हो जाना या अचेत पड़ जाना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इस विराम चिन्ह का आपने नाम बताना है कि यह किसको यहां पर दर्शाता है। देखिए यह विराम चिन्ह है अर्धविराम का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमीकोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा ये वाला चिन्ह होता है इसे अल्प विराम कहते हैं और इसे अर्धविराम कहा जाता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं?
देखिए, रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ये दो भेद होते हैं आपके अकर्मक और सकर्मक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने आम खाया वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? तो मैंने आम खाया है, यह किस प्रकार का काल की हमें जानकारी देता है? यह आसन भूत का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, जब हमें क्रिया के होने का पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई थी, लेकिन ऐसा बोध हो कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, वहां पर आपका जो होता है वो आसन भूतकाल होता है। जैसे वाक्य में पता चल रहा है कि मैंने आम खाया है, तो खाने की क्रिया तो हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि मैंने आम खाया था। ये कह रहा है मैंने आम खाया है, यानी क्रिया अभी अभी हुई है। जैसे गाड़ी आई है, तो गाड़ी आ चुकी है, आने की क्रिया हो चुकी है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि क्रिया अभी अभी हुई है। तो जिन वाक्यों में ऐसा प्रतीत हो कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, वहां पर आसन भूतकाल होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अपूर्ण भूत के बारे में हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी बात करी थी कि जब पता चले कि पास्ट में क्रिया हो रही थी लेकिन खत्म हुई या नहीं हुई, उसकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे हम कह दें गीता नाच रही थी, तो नाच रही थी, अब नहीं पता है कि अभी भी नाच रही है या नहीं, तो ये क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूत में क्या होता है कि आपने कहा होगा कि पास्ट की बात है, लेकिन हम क्लैरिटी से नहीं कह रहे हैं, हम स्पष्टता से नहीं कह रहे हैं, वहां पर होता है संदिग्ध भूतकाल। और सामान्य भूत क्या होता है? जहां पर नॉर्मल बातें पता चलती है कि यह घटना पास्ट में हुई है, जैसे वो आया, मोहन गया, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। समाचार लेखन की जो सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली होती है वो आपकी उल्टा पिरामिड शैली होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस शैली के अंतर्गत जो मेन बातें होती हैं, जो हाइलाइट्स होती हैं, वो शुरुआत में ही लिख दी जाती हैं और उसके बाद फिर विस्तार से पूरी खबर को छापा जाता है। इसी शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन बी सही आंसर है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर यह एक संस्मरण संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर यह रचना है मनोहर श्याम जोशी की। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट संस्मरण संग्रह हैं, जैसे लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। ठीक है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या होता है? यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भी यह पूछा जा चुका है। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। इन 8 कवियों में कौन कौन शामिल हैं, स्थापना किसने करी थी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें 8 कवि शामिल हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों में इसमें सूरदास शामिल हैं, कुंभन दास शामिल हैं, परमानंद दास शामिल हैं और कृष्णदास शामिल हैं। और विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं इसके अंदर, उसमें चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास शामिल हैं। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा की गई है, इसे ध्यान रखना। और अष्टछाप का जहाज वो सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब हम राज्य से संबंधित विविध जानकारियों को यहां पर देखेंगे। पहला, खुड़बुड़ा का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, खुड़बुड़ा का मैदान जहां पर 14 मई 1804 को पवार शासक प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पवार शासक शहीद हो जाते हैं। यह जो मैदान है खुड़बुड़ा का मैदान, ये देहरादून में विंदाल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो विंदाल नदी है यह सिसवा नदी की सहायक नदी है, और ये जो सिसवा नदी है ये सोंग नदी की सहायक नदी है, और सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है। तो ये इसका क्रम भी आपने ध्यान रखना है। चारधाम यात्रा किस धाम से शुरू होती है? तो चारधाम यात्रा कहां से शुरू होती है? चारधाम यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है। इसका क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, उसके बाद जाया जाता है केदारनाथ और समाप्त होती है बद्रीनाथ धाम में। यह चारधाम यात्रा का क्रम है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहां पर पहना जाता है? तो तिलहरी आभूषण ये आपके गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। आभूषणों को लेकर के, सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के सवाल आपका बनता रहता है। जो तिलहरी है इसे गले में पहनते हैं। इसके अलावा गले में चरे या चरियो नाम का आभूषण है,
इसे भी पहना जाता है। इसके अलावा चंद्रहार, इसे भी गले में पहनते हैं, जिसे सामान्य तौर पर लॉकेट कहते हैं। ठीक है, नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो नाक में आपका फुल्ली पहना जाता है, ये बन सकता है पेपर में। इसके अलावा बुलांक, ये पेपर में बन चुका है। ठीक है, कान की बात करते हैं तो कान में तुगियल पहना जाता है, बुजनी पहना जाता है, गोरख पहना जाता है, मुरखली पहना जाता है। ठीक है, लंपिया, धूरा, दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? देखिए, लंपिया धूरा, यह जो दर्रा है आपका, ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कई सारे हमें संकरे मार्ग देखने को मिलते हैं, जिन्हें दर्रा कहा जाता है, जिसमें लिपुलेख दर्रा है, गुंजी दर्रा है, दारमा दर्रा है, नवीधुरा है, इसके अलावा लंपिया धूरा है, ऊटा जयंती दर्रा, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? देखिए, यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1917 के अंदर। कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ वो 1916 में हुआ था। गठन इसका नैनीताल में हुआ, लेकिन जो इसका पहला अधिवेशन हुआ वो अल्मोड़ा में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपने कमेंट करके बताना है। कई बार कुमाऊं परिषदों के अध्यक्षों के नाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कालसी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। भूमि का सही क्षेत्रफल निकालने के लिए डोरी पैमाइश का तरीका किसने निकाला था? तो भूमि का सही क्षेत्रफल निकालने के लिए डोरी पैमाइश पद्धति, इसे निकाला था बेकेट ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जिस डोरी से भूमि की पैमाइश करी जाती थी उसे जरीब कहा जाता था। हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जरीब किससे संबंधित है, तो भूमि पैमाइश की पद्धति जो डोरी पैमाइश है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसमें उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें लक्ष्य सेन थे जो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, सूरज पवार थे जो वॉक रेस से संबंधित थे, अंकिता ध्यानी थी जो आपके 5000 मीटर रेस से संबंधित थी, और परमजीत सिंह जो वॉक रेस से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड किस राज्य के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? काफी ज्यादा यह चर्चा में रहा, काफी ज्यादा आपने इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि उत्तराखंड जो एसडीजी इंडेक्स आता है, चौथा जो इंडेक्स आया 12 जुलाई 2024 को इसे नीति आयोग ने जारी किया था और इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला स्थान तो मिला, लेकिन किस राज्य के साथ संयुक्त तौर पर पहला स्थान मिला? तो ये हमें केरल के साथ मिला। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस सूची में केरल भी पहले नंबर पर है और उत्तराखंड भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और अंतिम नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे चंडीगढ़ है और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा यह है आपका लास्पा दर्रा। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। कई बार ऐसे दर्रों के नाम पूछ लेता है कि पिथौरागढ़ चंपावत को कौन सा जोड़ता है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा है, पिथौरागढ़ बागेश्वर में कौन सा है। तो देखिए, सिल्ला दर्रा की बात करते हैं। सिल्ला दर्रा आपके पिथौरागढ़ की दारमा घाटी को पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी से जोड़ता है। लास्पा हमने देख लिया पिथौरागढ़ और चंपावत को। कालंदी दर्रा उत्तराखंड के 2 सबसे बड़े जनपदों को जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली। और ट्रेल पास दर्रे की बात करें तो ये आपके बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल भ्रात मंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो गढ़वाल भ्रात मंडल है इसकी स्थापना होती है 1907 के अंदर और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1908 में हुआ था। जो इसकी स्थापना होती है वो लखनऊ में हुई थी और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ वो कोटद्वार में हुआ था। इसकी जो स्थापना करते हैं उनका नाम था मथुरा प्रसाद नैथानी और जो इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं उनका नाम था कुलानंद बर्थवाल। तो सही उत्तर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो देखना आपने सिर्फ इतना है कि स्थापना के बारे में पूछा है या अधिवेशन के बारे में। पहला अधिवेशन जैसे मैंने कहा 1908 में हुआ
कुलानंद बर्थवाल अध्यक्षता करते हैं और कोटद्वार में हुआ, जबकि स्थापना 1907 में हुई, मथुरा प्रसाद नैथानी ने करी लखनऊ के अंदर। ठीक है। मातृ व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो मातृ सत्ता व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यहां हमें किस जनजाति में देखने को मिलती है? ये थारू जनजाति में ज्यादा लोकप्रिय है। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी में कन्या पाठशाला ये बनाया गया था 1942 के आसपास और इसे नरेंद्र शाह ने बनाया था। ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि टिहरी में कन्या पाठशाला कब और किसके काल में स्थापित हुआ? तो नरेंद्र शाह 1942। टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई? टिहरी रियासत में जो टिहरी हाईकोर्ट था उसे 1938 में बनाया गया था, इन्हीं के शासन काल में। ठीक है। नेक्स्ट है, कत्यूरी शासन काल में तहसीलदार को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कत्यूरी शासन काल में तहसीलदार को कुलचारिक कहा जाता था। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा, यानी जो आज के तहसीलदार होते हैं, कत्यूरी शासन काल में यही पद किस नाम से जाना जाता था? कुलचारिक के नाम से। जो महत्तम होता था इसे ग्राम सेवक कहा जाता था। ठीक है। जो प्रतिहार होता था यह द्वार रक्षक होता था और बलाध्यक्ष जो होता था यह सेना नायक होता था। नेक्स्ट है, पौरव काल में बिना सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, पौरव काल के बारे में भी हमने पूरी डिटेल में बात करी है, इसके ऊपर अलग से क्लासेस भी बनी हुई हैं और मास्टर वीडियो में भी हमने देखा था। पौरव काल में भूमि के प्रमुख तौर पर दो वर्ग थे। एक भूमि होती थी सिंचाई वाली भूमि और एक होती थी बिना सिंचाई वाली भूमि। जो बिना सिंचाई वाली भूमि होती थी उसे सारी भूमि कहा जाता था और जो सिंचाई वाली होती थी उसे केदार भूमि कहा जाता था। तो पौरव काल में भूमि के दो वर्ग थे, केदार और सारी। केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि और सारी बिना सिंचाई वाली भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई व लंबाई क्रमशः कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आपको चौड़ाई और लंबाई क्रमशः में पूछी है, यानी आपने पहले चौड़ाई को बताना है और फिर लंबाई को बताना है। उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है और जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर पूछेगा उत्तराखंड का आकार कैसा है, तो उत्तराखंड का आकार आयताकार है। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तराखंड में कई सारे वन आंदोलन हुए, कई सारे नारे फेमस हुए, उस टाइम पे प्रचलित हुए। उन्हीं में से एक नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। यह जो नारा था यह रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। सुरेश भाई के द्वारा इसको लीड किया गया था। ठीक है। जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन से संबंधित भी एक नारा है कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ये किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। एक और नारा था कि हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किसका था? ये भी चिपको आंदोलन के दौरान वायरल हुआ था। नेक्स्ट है, टिहरी किसान कल्याण बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, जो टिहरी किसान कल्याण बैंक है इसकी स्थापना होती है कीर्ति शाह के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी किसान कल्याण बैंक बनाया गया था। चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो चांगथांग ग्लेशियर है यह आपके उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मुर्खी आभूषण को किस अंग में पहना जाता है? मुर्खी या मुरखली आभूषण कहां पर पहनते हैं? ऊपर देखा था, कान में पहनते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार कवर किया है। बद्रीनाथ धाम कपाट बंद होने के दिन यहां पर कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भतूज उत्सव केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पर मनाया जाता है। ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 में किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सरकार को सौंपी थी? कुछ ही दिन पहले हमने इसको देखा भी था। जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, पी विंडम उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था, इसने बनवाई, यही इसका अध्यक्ष था। 13 अप्रैल को बनी थी और अक्टूबर 1921 में ये अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें दे देती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है?
तो सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं एक इंपॉर्टेंट किताब है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति तारादत्त गेरोला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, तारादत्त गेरोला की गढ़वाली कविताओं की एक पुस्तक है जो पेपर में आ चुकी थी। इस पुस्तक का नाम है सदई। ये किसकी है? ये भी तारादत्त गेरोला की है, 1921 में आई थी। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख घटनाएं दी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित तिथियां दी गई हैं। वर्ष नहीं दिया गया है क्योंकि तीनों की तीनों घटनाएं 1994 में घटी थी। ठीक है, मसूरी कांड कब घटित हुआ था? मसूरी कांड आपके 2 सितंबर को हुआ था 1994 में। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड आपका 1 सितंबर को हुआ था और मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर को हुआ था। शुरुआत में सबसे पहले आपका खटीमा गोलीकांड हुआ 1 सितंबर को। इसके विरोध में यहां पर मसूरी में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर गोलियां चली, तब 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ। उसके बाद जब गांधी जयंती के दिन विरोध करने के लिए सारे आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे तो 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जिसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। तो पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 2 है, तीसरे का आंसर 1 है, यानी 3, 2, 1 इसका सही उत्तर है। मद महेश्वर के निकट कौन सा बुग्याल है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल है जो मद महेश्वर के निकट स्थित है? यह आपका कसनी खर्क बुग्याल है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। जो मद महेश्वर नाथ हैं इनके नजदीक है हमारा कसनी खर्क बुग्याल। जो रुद्रनाथ हैं उनके नजदीक है बर्मी बुग्याल, इनको भी ध्यान रखेंगे। और तुंगनाथ के समीप कौन सा बुग्याल है? चोपता बुग्याल। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो राज्य में उत्तराखंड के अंदर सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है वो हमें रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा कहां मिलती है? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है, कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? जो कर्ण आश्रम है हमारा यह पौड़ी गढ़वाल में है, कोटद्वार के नजदीक है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। जो बागेश्वर है वो हमारा भीलेश्वर नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में है, और हरिद्वार भिल्व और नील पर्वतों के बीच है, जबकि कर्ण आश्रम हेमकूट और मणिकूट। द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो द्वाराहाट मंदिर समूह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर समूह है। इसे कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। यहां का सबसे उत्कृष्ट जो मंदिर है वो गुजर देव का मंदिर माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो मृत्युंजय मंदिर है इसे जागेश्वर धाम, जो जागेश्वर मंदिर समूह है वहां का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, और दिनदेश्वरा को जागेश्वर का सबसे विशाल मंदिर मानते हैं। जबकि द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन है? गुजर देवता का मंदिर। गढ़वाल में बाजूबंद नृत्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल में बाजूबंद नृत्य को दुड़ा नृत्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। निम्न में से किस चंद राजा ने खसों को पराजित किया था? तो देखिए, जब हमने चंद काल को डिटेल में पढ़ा था उसमें एक चंद राजा था जो खसों से पराजित हो गया था, और फिर लगभग 200 साल तक कुमाऊं पर खसों का शासन रहा। खसों से पराजित होने वाला जो शासक था वो वीणाचंद था, और खसों को पराजित करने वाला जो राजा था वो वीरचंद था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 1925 में अल्मोड़ा में आयोजित विशाल शिल्पकार सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए, अल्मोड़ा में एक विशाल शिल्पकार सम्मेलन आयोजित हुआ 1925 में। क्वेश्चन बन सकता है कहां पर आयोजित हुआ था, किस वर्ष हुआ था? इसकी जो अध्यक्षता करते हैं इसकी अध्यक्षता तारादत्त गेरोला ने करी थी। ऑप्शन सी। टिहरी में पहला खैराती दवा खाने की स्थापना कब करी गई थी? तो पहला खैराती दवाखाना यानी मुफ्त अस्पताल यह किसके द्वारा बनाया गया था? इसे प्रताप शाह ने बनाया था 1876 में। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। 1997 में बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया था? देखिए, बागेश्वर एक नया जनपद बना था 18 सितंबर 1997 को, और इसे अलग किया गया था अल्मोड़ा से। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष बागेश्वर को लेकर के उनको नोट कर लीजिए। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। 1974 में बागेश्वर को एक तहसील के रूप में गठित किया गया, और 1976 में बागेश्वर को एक अलग परगना बनाया गया, और 1997 में अलग जिला बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया के परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था? लास्ट मॉक टेस्ट में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मलेरिया के परजीवी की खोज करते हैं रोनाल्ड रॉस,
और इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इनकी इस खोज के लिए। 1902 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था चिकित्सा के। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। बुरांस वृक्ष में फूलों के खिलने का समय होता है। तो बुरांस वृक्ष में फूलों के खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के बीच का। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। प्रसिद्ध हिडिंबा धाम कहां पर स्थित है? जो फेमस हिडिंबा धाम है इसको भी हमने कई बार क्लियर किया है, कंफ्यूजन के क्वेश्चन है, इसको लेकर के संशय होता है। जो हिडिंबा धाम है आपका ये चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगर आपसे हिडिंबा मंदिर या हिडिंबा आश्रम पूछा होता तो इसका आंसर चंपावत होता। अगर आपसे हिडिंबा पर्वत पूछा होता तो इसका आंसर नैनीताल होता। हिडिंबा धाम पूछा है तो चमोली इसका आंसर है। अगला, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी पुस्तक है? तो पुस्तकें भी पेपर में पूछी जाती रहती है। बद्रीदत्त पांडे और उनका युग शेखर पाठक की पुस्तक है। ऑप्शन बी। सुदभन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? देखिए, सुदभन जिसका दूसरा नाम है कंडवा आभूषण और इसे पहना जाता है पैरों में। ऑप्शन डी सही आंसर यहां पर होगा। निम्न में से किसे 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पर्यटन विभाग है उसने ट्रैक ऑफ द ईयर की घोषणा करी 2024 के लिए। इसे सिल्ला दर्रे को घोषित किया गया है। हालांकि दो जगहों को घोषित किया गया है, एक है सिल्ला दर्रा आपके पिथौरागढ़ में है और एक आपका उत्तरकाशी का सरुताल बुग्याल है। ठीक है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? यह भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड ये कहते हैं हर्षिल को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था? तो महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कौशानी को कहा था। यह आपको पता है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल को कहते हैं और अगर सवाल आ जाए गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न। पहला, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? देखिए, जो सुपीरियर झील है दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोहों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका नेतृत्व करने वालों के। संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, सही है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चितर सिंह ने किया था, सही है। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, यह भी सही है। पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था इसका टीपू मीर और करम शाह ने किया था, ना कि इन दोनों ने। ऑप्शन डी यहां पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 4 लड़ाइयां दी गई हैं, कौन सी लड़ाई कब हुई उसके अनुसार आपको इनको यहां पर अरेंज करना है। तो इनके वर्ष आपको पता होने चाहिए। वॉन्डी वॉश के युद्ध की बात करते हैं। वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और यह लड़ाई 1760 में हुई थी। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और भारत में उनका पतन हो जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच में लड़ा गया था। वेद्रा का युद्ध की बात करें तो वेद्रा का युद्ध 1759 में हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसमें डच बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और भारत से उनका पतन हो जाता है। क्वेश्चन बनता है फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के माध्यम से हुआ? वॉन्डी वॉश का, और डचों का वेद्रा का युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था आपका, ये 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। अब आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है? सबसे पहले कर्नाटक वाला युद्ध हुआ है यानी 2, उसके बाद वेद्रा का युद्ध यानी 3, उसके बाद वॉन्डी वॉश का युद्ध यानी 1 और फिर अंत में 4। 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर है। 2, 3, 1, 4 आपको जहां पर मिलेगा वो आपका उत्तर होगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई थी? देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं और 3 पिटकों से संबंधित सवाल आपके बनते हैं। 3 पिटकों के नाम कौन कौन से हैं? एक पिटक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक।
इन 3 पिटकों में जो 2 पिटक हैं शुरुआत के, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उनकी रचना पहली बौद्ध संगति में होती है, और जो अभिधम पिटक है तीसरा वाला, ये तीसरी बौद्ध संगति में रचित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो प्रोटोकॉल या जलवायु को लेकर के जो समझौते हैं, कन्वेंशन है, उनको लेकर के भी सवाल बनता है। कई बार हमने इस सवाल को देखा है। जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 2000 में इसे अपनाया गया था और 2003 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो उसने आपको खुद ही बता दिया कि भारत में चावल की जो अधिक पैदावार होती है, जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो पश्चिमी तट की इस जगह की तुलना पर इस साइड ज्यादा होती है चावल की पैदावार। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट से चौड़ा है और डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए यहां पर ज्यादा चावल की फसल देखने को मिलती है। ठीक है, जो पश्चिमी तट की नदियां होती हैं हमारी ज्यादातर, जैसे नर्मदा नदी है या ताप्ती नदी है, वो एकदम तेज बहाव से बहती है। वहां पर डेल्टा क्षेत्र ज्यादा नहीं है। डेल्टा क्षेत्र वो होता है जहां पर नदी का बहाव थोड़ा सा धीमा हो जाता है और फिर वो समुद्र में जाकर मिलती है। इन क्षेत्रों में क्योंकि वो ज्यादा चौड़ा भी है और डेल्टा क्षेत्र है, तो वहां पर ज्यादा चावल की फसल होती है बजाय पश्चिमी क्षेत्र के। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद वो उस सदन में आएगा, वहां से 2/3 बहुमत से पारित होगा और फिर दूसरे सदन में जाएगा। तो लाने की बात कर रहा है, लाने के लिए 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए उस सदन के जिस सदन में वो आया है। ठीक है, प्रस्ताव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया 1942 में, इसके साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर समिति 1927 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के बीच में संबंधों को सुधारना, यानी किस तरीके से देसी रियासतों के साथ संबंध अच्छे किए जाएं, इसके लिए बनाई गई थी बटलर समिति। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो अगर किसी को हाईकोर्ट में जज बनना है तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। क्या पहली वाली कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है। अगर आपको जज बनना है तो 10 साल तक आप कोई न्यायिक पद पर रहें या फिर 10 साल तक आप हाईकोर्ट में या अलग अलग हाईकोर्ट में वकील बने रहें, अधिवक्ता बने रहें। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बस इन दो को आपने ध्यान रखना है। तो आयु का कोई यहां पर केस नहीं होता है, केवल पहला वाला जरूरी है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? क्वेश्चन पेपर में बना था कि रिंग ऑफ फायर कहां पर स्थित है। देखिए, जो रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, यह किसके लिए जाना जाता है? तो यहां अपने भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। काफी सारे भूकंप और काफी सारे ज्वालामुखी इस क्षेत्र में हैं और भूकंप काफी सारे आते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, दुनिया के 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, इस वाले को आंसर आप करना। नेक्स्ट है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? देखिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यानी आप किसी कंपनी में थे, आपने कंपनी बदलनी चाहिए, उस दौरान जितने दिन तक आप बेरोजगार रहे उसी प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं प्रतिरोधात्मक घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी?
सहायक संधि को लेकर के भी सवाल बनता है। भारत में इसकी शुरुआत डुप्ले ने करी थी, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, और बड़े पैमाने पर वेलेज़ली ने करी थी, जो ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक है, सहायक संधि में इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं थी? देखिए, पहला, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। पहला सही है, यानी एक ब्रिटिश सेना कमांडर वहां पर रखना होगा, उसकी सेना होगी, और जो रियासत है वो अपनी सेना नहीं रख सकती है। ठीक है, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। सहायक संधि में सिर्फ यही बात कही गई थी कि आपको अपनी सेना हटानी होगी, आपकी रियासत में हमारी एक ब्रिटिश सेना होगी, जिसका जो खर्चा होगा वो रियासत उठाएगी और बदले में उसे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि हम आपकी आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक जो घटनाएं हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक शासन को नहीं चलाएंगे, केवल बाहरी शासन को देखेंगे। तो ऑप्शन बी यहां पर इसकी विशेषता नहीं थी। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यह सही है। बाहर की नीति अंग्रेज कंट्रोल करेंगे, किससे संधि करनी है, किससे नहीं करनी है, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेपों नहीं करेंगे, यह उन्होंने कहा था। हालांकि इस बात को भी वो मानते नहीं थे। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही है। ठीक है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर करी थी। शेर शाह सूरी के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया वह अफगान राज्य था, यानी ये अफगान था। क्वेश्चन बनता है, दिल्ली पर पहला अफगान राज्य किसने स्थापित किया, यानी पहला अफगान शासक कौन था? उसका नाम आपने कमेंट करके बताना है। दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा राजा था जिसने अफगान वंश की स्थापना वहां पर करी? दूसरा अफगान राजा कौन बना था? वो शेर शाह सूरी था। पहला वाला कथन सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत हो जाएगा। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी यहां पर गलत है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, यह भी आपका सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन बी। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को मापने का, उसे मेजर करने का जो प्रचलित माप है वो सीपीआई इंडेक्स है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, मुद्रास्फीति को आमतौर पर या तो डब्ल्यूपीआई में या सीपीआई में मापा जाता है। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, और सीपीआई का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। भारत में पहले डब्ल्यूपीआई पर ही मुद्रास्फीति को मापा जाता था, लेकिन 2014 के बाद इसे अब सीपीआई पर मापा जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमेज़न वर्षा वन को। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% हिस्सा कहां से आता है? इन्हीं अमेज़न वर्षा वन से आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये किस महाद्वीप में फैले हुए हैं? जो अमेज़न के वर्षा वन है ये आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ये किस प्रकार के वन हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन वनों का फैलाव कितने देशों पर है? तो 9 देशों में ये फैले हुए हैं, जिसमें ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है, गुयाना है, बोलिविया, सूरीनाम, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये सब आते हैं। सबसे ज्यादा जो इनका फैलाव है वो ब्राजील में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? देखिए, तारीख-ए-मुबारक शाही को लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती है। पहला, इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस पुस्तक से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से हमें सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। सैयद वंश को जानने का, सैयद वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो ये पुस्तक है, जिसे किसने लिखा है? अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन में कौन सा सही है? देखिए, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, इससे संबंधित 3 कथन हैं। चलिए देखते हैं, 4 कथन हैं। पहला, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है।
पहला वाला क्या सही है? पहला वाला आपका गलत है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। यह भी गलत है, 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह भी गलत है। जो प्राक्कलन समिति होती है, ज्यादातर जितनी हमारी संसदीय समितियां हैं, सबका कार्यकाल 1-1 वर्ष का होता है। ठीक है, यह भी गलत है। शुरू के तीनों गलत हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। चौथा वाला सही है। जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं, इनमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो आपको पूछा है सही कौन सा है? केवल डी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राज्यपालों के सम्मेलन जब होते हैं, उनकी अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां, जैसा आप जानते हैं हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संवर्ती सूची ऐसी है जिसके ऊपर ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर कानून कोई भी बना सकता है, राज्य भी और केंद्र भी। कुछ ऐसे कानून जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, वो सारी अवशिष्ट शक्तियों में मानी जाती हैं। और अवशिष्ट शक्तियां हमारे देश में किसके पास हैं? वो संघ की संसद के पास हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, हमारा संविधान मुख्य तौर पर किससे बनाया गया है? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां थी, वो भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी, केंद्रीय विधान परिषद को नहीं दी गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल आपके अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। अगर आपसे नॉर्थ और साउथ में पूछ ले तो नॉर्थ अटलांटिक सागर में यह पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो निम्न में से किस संत को भक्ति आंदोलन का विस्तार करने का श्रेय जाता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है? वो रामानंद को जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो पहला प्रचारक माना जाता है, वो आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा सवाल भी पेपर में बन सकता है। भक्ति आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, वो नैनार संत और जो अलवार संत थे, नैनार संत शैव होते थे और अलवार संत वैष्णव होते थे, इनके बीच मतभेद को समाप्त करना था। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर भारत के पहले भक्ति संत कौन थे? वो रामानंद थे। ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार लगाएं। तो 4 आंदोलन दिए गए हैं। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह उन्होंने 1919 में किया था, जब उन्होंने पूरे देश में बंद बुलाया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने 1918 में किया था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी उन्होंने 1918 में करी थी। लेकिन बस फर्क इतना है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो उन्होंने करी वो मार्च के स्टार्टिंग में करी थी, और जो खेड़ा आंदोलन है ये मार्च के एंड में करी थी। ठीक है, 22 मार्च से 5 जून के बीच में। तो सही क्रम बताना है, सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर रोलेट सत्याग्रह और फिर असहयोग आंदोलन। 4-3-2-1 इसका उत्तर होगा। 4-3-2-1। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था यानी बाल श्रम करवाना या जबरन श्रम करवाना, मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? आर्टिकल 23 है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। जो आर्टिकल 23 और 24 हैं, यह मानव अधिकारों से संबंधित हैं, जिसमें आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी जबरन श्रम करवाने से संबंधित हैं, और आर्टिकल 24 जो है आपका 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? देखिए, एक सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर में आया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट भाग हैं, उसमें एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको भी ध्यान रखना। कंप्यूटर में जितने भी गणितीय क्रियाएं होती हैं वो इसी एएलयू में होती हैं। ये भी सीपीयू का ही एक पार्ट है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यूएसबी का इस्तेमाल जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने कई बार पढ़ा है, हमारे कंप्यूटर के मास्टर वीडियो में भी देखा है। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य तौर से 3 आधार पर किया जाता है। पहला, उसका वर्गीकरण उसके हार्डवेयर के आधार पर होता है। हार्डवेयर के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऐसे ही 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो इनकी कार्य पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें 3 होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो इनके आकार के आधार पर होता है, जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नाम से कोई भी वर्गीकरण में नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से सही वाला कथन कौन सा है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है। देखिए, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम ये दोनों आती हैं, जिनका इस्तेमाल डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए होता है। क्वेश्चन एक बार बना था पेपर में कि जब कंप्यूटर पर कोई क्रिया चल रही हो उस समय वो डेटा कहां स्टोर होता है। तो जब कोई चीज प्रोसेस हो रही हो, कोई ऑपरेशन वहां पर हो रहा हो, कोई गणितीय क्रिया हो रही हो, उस समय वो डेटा टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की है आपकी, मुख्यतः एक रैम और एक आपकी रोम। तो प्राइमरी मेमोरी क्या गैर परिवर्तनीय होती है? ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो रैम होती है यह एक परिवर्तनीय मेमोरी है, यानी यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक इसके पास पावर सप्लाई है, ये काम करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, पावर सप्लाई जाते ही डेटा हट जाएगा। जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। तो इसने लिखा है प्राइमरी मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है। पहला वाला गलत है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी दोनों होती है। ठीक है। दूसरा, द्वितीय मेमोरी परिवर्तनीय होती है। देखिए, द्वितीयक मेमोरी में उन मेमोरी को शामिल करते हैं जिसमें हम डेटा को स्थायी तौर पर सेव करते हैं, जैसे हमारे हार्ड डिस्क हो गए, मैग्नेटिक टेप हो गए, ये सारी चीजें, फ्लॉपी डिस्क हो गई। और फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हमारी हार्ड डिस्क क्या होती हैं? वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो सेकंड वाला भी गलत है। रोम एक गैर परिवर्तनीय है, तो यही हमने देखा था कि रोम नॉन वोलेटाइल है। ऑप्शन सी यहां पर सही है। रैम गैर परिवर्तनीय है, दोनों तो गैर परिवर्तनीय नहीं हो सकती। रैम वाली आपकी परिवर्तनीय है, जैसे मैंने आपको बताया। पावर सप्लाई, जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई तो जो डेटा था वो सेव नहीं हो पाएगा अगर वो रैम में है, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी है, तब तक ही डेटा स्टोर करेगी जब तक पावर सप्लाई है। ठीक है। तो यहां पर सही कथन कौन सा है? केवल सी वाला। निम्न में से किस संत को भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किस संत को माना जाता है भगवान कृष्ण और विष्णु का अवतार? ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं। इनका जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप में इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम था विशंभर। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना करी और आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय उसके संस्थापक भी यही थे। इनके जो अनुयायी हैं वो इन्हें भगवान कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते हैं और इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। संन्यास लिया, जन्म इनका बंगाल में हुआ था, बाद में ये उड़ीसा चले गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रीजनिंग के प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। पहला, निम्न में से कौन सी संख्या नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपने बताना है। देखिए, इसमें जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के हैं और मैं कोशिश करता हूं ऐसे क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड करूं ताकि मैं आपको हर मॉक टेस्ट में अलग अलग वैरायटी के सीरीज के क्वेश्चन, अलग अलग कैलेंडर के क्वेश्चन करवा सकूं, जिससे आपकी धीरे धीरे रीजनिंग भी, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। तो यहां पर जो सीरीज आपको दी गई है, अगर आप इसके पैटर्न को समझेंगे कि इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में जोड़े गए हैं। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए, पहले आपका 7 दिया गया था, 7 में इसने 3 को गुणा कर दिया और 3 को गुणा करने के बाद 4 को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 25। अब इसने पहले 3 गुणा किया, फिर 4 जोड़ा, अब ये फिर 5 गुणा करता है, 25 × 5 करता है, तब ये 125 होता है और फिर उसमें 6 जोड़ देता है और फिर उसके बाद 7 से गुणा करता है, यानी एक बार गुणा, फिर एडिशन, फिर गुणा, फिर एडिशन और फिर गुणा। 131 में 7 का गुणा कर देंगे तो 917 आपको मिल जाएगा।
तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, यहां पर 125 आएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 व्यक्ति JKLMNO एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और OM जे के ठीक बगल में है। तो इसको साथ साथ में बना लेते हैं, इनको बैठा देते हैं, फिर आप आसानी से इसका आंसर कर जाएंगे। देखिए पहली लाइन उसने क्या लिखी है कि एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक गोलाकार टेबल बना लेते हैं, ये रहा, सबका मुंह अंदर की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 लोग हैं तो 6 सीटें यहां पर बना लेते हैं। इस तरीके से हमने 6 सीटें यहां पर बना ली। उसने कहा कि जो जे है वो एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो हम पहले एन को बैठा देते हैं और इसका दाएं, इसका मुंह अंदर की साइड है तो इसका दाएं हमारा दाएं होगा। तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है। जो ओ है वो एम और जे के ठीक बगल में है। तो देखिए एम और जे के बगल में बैठा हुआ है ओ, यानी इनके बीच में है। तो यहां पर तो हम ओ को बैठा नहीं सकते क्योंकि इधर एम के लिए जगह नहीं है। तो ओ को हम कहां बैठा सकते हैं, ओ को यहां पर बैठा सकते हैं और यहां पर आ जाएगा एम। तो जो ओ है वो जे और एम के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यह भी हमारा सही हो गया। जो के है वो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एल के बाईं ओर। अगर मैं एल को यहां पर बैठा दूं तो एल का बाईं ओर होगा इस तरफ, लेकिन इस तरफ जगह खाली नहीं है। तो मुझे एल को कहां पर बैठाना होगा, एल को यहां पर बैठाना होगा और एल का बाईं तरफ अब इस तरफ होगा, यानी जो के है वो यहां पर बैठा है। अब 6 के 6 लोग हमारे यहां पर बैठ चुके हैं। सवाल है ओ के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ओ के दाईं ओर, ओ हमारा ये रहा, इसका मुंह अंदर की ओर है, यानी इसका दाएं हमारा बाएं होगा। हमको पूछा है ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ओ के दाईं ओर यानी इस साइड में कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। और यही आपका आंसर था। बस आपने जो जो लाइन आपको दी है उनको बैठाते हुए चलना है और कोशिश करनी है जितनी तेजी से आप कर सकें और जितनी एक्यूरेसी से कर सकें, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को आपने गलत बैठा दिया या एक स्टेप आपका गलत हो गया, फिर आप इसी क्वेश्चन में काफी लंबे समय तक फंस जाएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में 100 को 38 के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में फीड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए SAW को 38 लिखा गया है। ठीक है, इनकी जब भी आपके पास ऐसे वाले सवाल आते हैं अल्फाबेट्स के, आप उनके नंबरों को निकाल लीजिए। यानी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABC, उसमें ये किस किस नंबर पे आते हैं। जो S है हमारा ये 19वें नंबर पर है, A हमारा पहले नंबर पर है और जो W है वो 23वें नंबर पर है। लेकिन इसने टोटल 38 किया है और हम देख रहे हैं ये 38 से तो बहुत ज्यादा है। तो फिर अब यहां पर क्या करें, फिर आपने सोचना है इनका अपोजिट क्या होता है। जैसा आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण हमारा A है और अंतिम वर्ण हमारा Z है। तो A का अपोजिट Z को माना जाता है। A की संख्या 1 है और Z की संख्या 26 है, यानी दोनों को जोड़ करके कितना आता है, 27 आता है। इतना क्लियर है। अब हम S का अपोजिट आराम से निकाल देंगे। S की जो संख्या है वो 19 है। 19 में क्या जोड़ा जाए कि 27 बन जाए, आप कहेंगे 8 जोड़कर बन जाएगा। A है, A में 1 दिया हुआ है, कितना जोड़ें कि 27 बन जाए, आप कहेंगे 26 जोड़ दिया जाए। यहां पर 23 है, 23 में कितना जोड़ा जाए कि ये 27 बन जाए, 4। अब इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपको 38 मिल गया। तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जो आपको दिया गया है उनके अपोजिट जो अल्फाबेट है उनके नंबर को जोड़ा गया है। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। जो फीड है F कौन से नंबर का होता है, F होता है 6 नंबर का। E और E दोनों है तो दोनों हमारे 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, D हमारा 4 नंबर का होता है। हमको इनको नहीं जोड़ना है, इनके अपोजिट को जोड़ना है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा आपको 27 बनाना है, तो 6 का अपोजिट 21। उसके बाद यहां पर कितना आएगा, 22, यहां पर भी 22 और यहां पर 23। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 22 22 44, 23 और 21 44 और 44 44 कितना हो गया, 88। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व और उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। इन प्रकार के प्रश्नों में आपने सिर्फ लास्ट वाली लाइन को देखना है कि सूर्योदय किस दिशा में हो रहा है। आप जानते हैं भारत में सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, बस इतना ढूंढना है कि पूर्व दिशा को क्या कहा गया है। तो पूर्व दिशा को पश्चिम कहा गया है, तो आप पश्चिम को टिक कर देंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले आपको उसका आंसर निकालना है कि अच्छा इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है पूर्व दिशा।
ठीक है। अब देखिए कि पूर्व दिशा को कहा क्या गया है, ठीक है। यदि 27 मई 2017 को रविवार है तो 25 मई 2018 को कौन सा दिन यहां पर होगा। देखिए 27 मई 2007 की बात कही गई है कि इस दिन रविवार है, तो हम निकाल लेते हैं 27 मई 2018 तक का डेटा, ठीक है। हमें 25 मई का पूछा है लेकिन हम 27 मई 2018 तक का निकाल देंगे। आपको नंबर ऑफ जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो निकालने होते हैं। 2007 से लेकर 2018 के बीच में टोटल कितने साल आते हैं? टोटल आ रहे हैं 11 साल। आपको नंबर ऑफ लीप ईयर, इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है? लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से पूर्णतः भाग हो जाते हैं, जैसे 2008, 2012 और 2016, ये 3 लीप ईयर हैं जो इस दौरान पड़ेंगे। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 11 हमारे पास टोटल साल हैं, 11 में से 8 हमारे पास नॉर्मल साल हैं और 3 हमारे पास लीप ईयर हैं। मैंने आपको कहा नॉर्मल साल में जो एक्स्ट्रा डे होता है वो 1 होता है और लीप ईयर में उनकी संख्या 2 होती है। आपने बस इसको याद करना है। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए? उधर 8 और इधर 6, टोटल हो गया 14। अब इसको भाग दिया जाएगा 7 से, जितना रिमाइंडर बचेगा उस हिसाब से तय होगा कि 27 मई 2018 को कौन सा दिन है। हमने 14 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया 0 और 0 का मतलब होता है कि 27 मई 2018 को रविवार है। ऐसे ही अगर यहां पर रिमाइंडर 1 बचता तो ये मंडे होता, 2 बचता तो ट्यूसडे होता, ठीक है। 0 बचा है तो संडे है। अब 27 तारीख को संडे है तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। सेम वही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है तो इसको सॉल्व करें। देखिए बी के वहां सी दिया है, सी का अर्थ कहता है गुणा है, तो गुणा है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद ए दिया है, ए का अर्थ है प्लस, फिर 3 दिया है, फिर गुणा का साइन है, यहां पर बीच में 2 भी है, इसको मिसप्रिंट यहां पर हुआ है तो इसको करेक्शन कर लेना। यहां पर 2 आ जाएगा और फिर बी दिया है यानी -16। इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो 20 × 5 आपका 100 हो गया, +3 × 2 6 हो गया, -16 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा? 90 बचेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यह क्वेश्चन भी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सी श्रृंखला, कौन सी संख्या है जो यहां पर आएगी? देखिए 20 से 25 गया, 25 से 60 गया, 60 से 105, 190। अब क्या जाएगा? 20 से 35 जब गया तो 15 संख्या बढ़ा, 35 से 60 गया तो 25 संख्या बढ़ा, 60 से 105 में गया तो यहां पर 45 संख्या बढ़ा और फिर यहां से यहां गया तो ये बढ़ा लगभग 85 संख्या। अब इनको भी बांट कर देख लीजिए, यहां पर 10 बढ़ा, यहां पर 20 बढ़ा, यहां पर 40 बढ़ा, यानी ये डबल होता जा रहा है। अगली बार ये 80 बढ़ेगा तो इस 80 को पहले इसमें जोड़ेंगे तो 165 यहां पर बढ़ जाएगा। अब 165 190 में जोड़ा जाएगा, 355 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसको आपने ध्यान रखना है। बस आपने डिफरेंस को देखते हुए चलना। अगर पहली लाइन में कोई आपको लिंक नहीं मिल रहा है, ट्रिक पता नहीं चल रही है, तो फिर दोबारा देखिए कि कितना कितना बढ़ रहा है। यहां पर आपको ट्रिक पता चल गई कि डबल डबल होता जा रहा है। इसके अलावा आप इसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखते सीरीज को, पहले 0 है, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, यानी यहां पर जो संख्या आएगी उसके एंड में 5 यहां पर होगा। तो 2 तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आप देखेंगे दोनों में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर बढ़ता जा रहा है तो इसमें और इसमें भी पहले से ज्यादा अंतर होगा, तो 225 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सीधा आप 355 पर आंसर कर देंगे। अगला है हमारा, निम्न वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा होगा। देखिए 3 वस्तुएं आपको दी गई हैं, 4 सजीव वस्तुएं, जानवर, चिड़िया, कुत्ते। इनका आपने वेन डायग्राम बनाना है। तो सभी के सभी, तो पहले ये जो तीनों हैं ये सजीव वस्तुएं हैं, तो हमने एक बड़ा सा डायग्राम बना लिया सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं के अंदर एक हमने जानवर का भी बना दिया, जानवर में ही कुत्ता भी शामिल हो जाएगा, और चिड़िया जानवर में नहीं पक्षी में आती है तो चिड़िया अलग हो जाएगी। सभी के सभी सजीव हैं, इसलिए सभी सजीव वाले गोले के अंदर हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये आकृति है, बीच में मिरर रखा गया है, इधर क्या आकृति बनेगी वो आपने बताना है। देखिए जब ऐसे सामने मिरर रखा होता है तब हमारी चीजें, जो इधर की चीजें हैं वो केवल लेफ्ट राइट चेंज होती हैं, ऊपर नीचे चेंज नहीं होती हैं।
जब मिरर या जल प्रतिबिंब हम बनाते हैं, जैसे यहां की वस्तु का यहां पर बनाएंगे, तब ऊपर नीचे चेंज होता है। जैसे V अगर यहां पर ऐसा है तो यहां पर ऐसा बनेगा। लेकिन जब इस प्रकार मिरर प्रतिबिंब बनता है तो केवल लेफ्ट और राइट की चीजें चेंज होती हैं। जैसे E का मुंह अभी इधर है तो इधर आके वो लेफ्ट साइड बन जाएगा। अब आपको सिर्फ मैच करना है कौन कहां पर सही है। देखिए जैसे G है, G सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर चला जाएगा, केवल ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन चेंज G ने सब जगह पर करी है। तो अभी हमारे चारों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। R ऐसा ही रहेगा, बस ये वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा। तो यहां पर जैसे इधर है, यहां पर देखिए R चेंज नहीं हुआ, तो D आपका एलिमिनेट हो गया। यहां पर चेंज हुआ है, फिर ठीक है, O से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 3 को देखते हैं, 3 का मुंह चेंज हो गया है, इधर चेंज हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, तो 3 में भी ठीक है, अभी और कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। 6 को देखते हैं, 6 यहां पर ऊपर है, इधर का मुंह चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए 6 चेंज नहीं हुआ, इसका मुंह इधर को आना था, तो बी वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 आपके बचे। यहां पर देखेंगे तो 6 का मुंह चेंज हुआ है, वी देखेंगे तो दोनों चेंज हुए हैं। यहां पर देखिए ई चेंज नहीं हुआ, जैसा ही यहां पर है वैसा ही यहां पर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, केवल सी आपका आंसर बच गया। ठीक है, नेक्स्ट है दी आकृति को पूरा करें। तो सिंपल सी आकृति है, आसानी से बता देंगे। पहली एक बॉल यहां पर है, फिर ये बॉल यहां पर गई, फिर ये बॉल यहां पर गई, अब ये बॉल कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। तो चारों में ये बॉल यहीं पर है, कोई एलिमिनेट नहीं होगा। जो ये 2 गेंदें हैं, पहले यहां पर गई, फिर यहां गई, फिर नीचे यहां पर आएंगी, यहां पर। ठीक है, तो कहां कहां पर है, केवल इसको छोड़ करके कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। जो 3 बॉल हैं, पहले ये इस कोने में गई, फिर इस कोने में और अंत में इस कोने पर आएंगी, यानी यहां पर 3 बॉल होनी चाहिए। तो 3 बॉल हैं तीनों जगह पर, लेकिन ये वाला सही है क्योंकि इसी के जैसा इसका डायग्राम है, तो ये 2 भी एलिमिनेट हो जाएंगे। डी वाला सही उत्तर यहां पर होगा, ये इसका सही आंसर है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारे सेकंड मॉक टेस्ट को यहाँ पर कवर किया। आज के मॉक टेस्ट को थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास किया ताकि हम जल्दी से 100 क्वेश्चन को कवर कर सकें और आप अपनी प्रैक्टिस को भी यहाँ पर देख सकें। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जिस भी क्वेश्चन में आप फंसे हो, जिसमें भी आपको दिक्कत हुई हो, उसकी थ्योरी की क्लासेस को ज़रूर जाकर देखें, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आने वाले एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।